Welcome to all my dear students once again to our physics lectures. Today we are going to study about the exercise of our chapter first, that is name is units and measurement. सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आपकी एक्सरसाइज ली जाए या लॉगरिथम लिया जाए। तो जब मैंने इसके अंदर के सारे क्वेश्चंस जब मैंने स्टडीड किए, जब मैंने देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी लॉग टेबल की उतनी ज़रूरत नहीं है। जो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो हमको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, उसके अंदर किसी भी तरह की ज़्यादा ज़रूरत लॉगरिथम पढ़ाने की अभी नहीं है। सो चैप्टर अभी अभी हुआ है, नॉलेज भी ताज़ा ताज़ा है। इसको थोड़ा सा भूलने के पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। तो इसकी वजह से मैंने चॉइस किया एक्सरसाइज। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, वो आता है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इट इज नथिंग बट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड देन वी हैव टू चॉइस वन आंसर्स फ्रॉम दैट। तर पोरं हो, बघू आपण आज पहिला क्वेश्चन सुरुवात करू, दॅट इज द चूज द करेक्ट ऑप्शन। त्याच्यातला पहिला काय दिलेलं आहे, आपल्याला एक डायमेन्शन दिलेली आहे, ही वाली डायमेन्शन 1 इन लेंथ 1 इन मास -2 इन टाइम इज द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर। हा जो डायमेन्शनल फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला कशाचा आहे हे आपल्याला विचारलेलं आहे। मग याच्यामधलं काय आहे की जे 4 ऑप्शन्स आहेत पोरं, त्या 4 ऑप्शन्सचे पहिले आपल्याला स्टडी करावी लागेल। पहिले ते 4 ऑप्शन्स आपल्याला पडताळून बघावे लागतील आणि त्याच्यामधला एक जो करेक्ट असेल ना, तो आपल्याला इथं लिहावं लागेल, इथं त्याला टिक करावं लागेल। सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, दॅट इज द वेलोसिटी। That is the velocity. What is the formula for velocity? The velocity is nothing but the displacement upon time. Displacement upon time. तो dear students, one things we remember, एक बात हर वक्त ध्यान में रखना है कि जो ऑप्शंस देखने ना, ऑप्शंस को सबसे पहले जब आप किसी डायमेंशन के रिलेटेड ऑप्शंस देखते हो ना, उसको सबसे पहले क्या करना है, फार्मूले में कन्वर्ट करके लेना है उसके। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद द लेंथ, और टाइम क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद अनदर टी। सो ये हो गया T1, ये हो गया L1। अब मुझे बताओ हमें क्या पूछा गया है, ये वाला L1 M1 T-2 बराबर है। अब इसके अंदर ये L1 भी आ रहा है, T1 भी आ रहा है, लेकिन M1 आ रहा है क्या बच्चों, नहीं आ रहा है। ये M1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा सही है क्या, नहीं है। दूसरा वाला कौन सा है, एक्सेलरेशन। दूसरा वाला कौन सा है हमारा, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ वेलोसिटी के अंदर क्या था, ये L1 T1 था बराबर, फिर और एक क्या आ गया, टाइम आ गया। फिर से सुनो, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन काय असतं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम असतं। एक्सेलरेशन काय असतं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम असतं। मग मला सांगा ह्या वेलोसिटीमध्ये काय काय आहे, लेंथ आहे, टाइम आहे, परत त्याच्यामध्ये काय ॲड झालं, टाइम ॲड झालं। म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला कुठं मास दिसतंय का, नाही। मास दिसतंय का, नाही। पण मास आपल्याला विचारल्या गेलेल्या क्वेश्चनमध्ये मास आहे का, आहे। मग मला सांगा पोरो, हे लागल का, नाही लागणार। हे लागल, नाही लागणार। म्हणजे हे जे ऑप्शन आहे, हे ऑप्शन याच्यासाठी लागू आहे का, नाही। म्हणजे आपला हा पण कटला, हा पण कटला। आता तिसरा बघू आपण, हा झाला पहिला, हा झाला दुसरा। आता आपण काय करू, तिसरा बघू। कोणता आहे तिसरा, फोर्स। याला इथं सी नाव दिलं ना, सी देऊ, फोर्स आहे। कोणता आहे, फोर्स। व्हॉट इज द फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हॉट इज द फोर्स, फोर्स इज सिंपल कॉल्ड एज द मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स हियर M1 is present,
into acceleration. What is the acceleration? Velocity divided by time. Velocity divided by time. तो ये जो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, इसको भी कन्वर्ट कर लो। अब मास आ गया ना, तो एक क्वांटिटी तो हमारी आ गई जो इन दोनों में नहीं थी, ये आ गई। अब क्या करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या था? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इनटू वेलोसिटी क्या है हमारे पास, देखो वेलोसिटी लिख के लिए हमने, क्या है L1 डिवाइडेड बाय ये वाला T1। फिर से क्या आ गया, T1 आ गया। फिर से क्या आ गया, T1 आ गया। वो कहां पे है, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, M1 इंटू L1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज 2। अब ये कहां पे है, ये डिनोमिनेटर में है, ये कहां लोगे आप, न्यूमरेटर में लोगे, तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये यहां पे जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या होगा, M1 ये आ गया ऐसा। सिमिलरली L1 और ये हो गया आपका, हे छेदस्थानात कशात आहे, प्लस मध्ये, जर याला वरी घेतलं तर काय होईल, -2 होईल। काय होईल, -2। बोले तो ये जो आंसर है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 इन लेंथ, 1 इन मास और -2 इन टाइम। अब मुझे बताओ बच्चों, ये वाला और ये वाला सेम है? देखो वहां पे भी 1 इन लेंथ है, यहां पे भी 1 इन लेंथ है, वहां पे 1 इन मास है, यहां पे 1 इन मास है, यहां पे -2 ऑफ टाइम है, वहां पे भी -2 ऑफ टाइम है। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। अब देखते हैं सेकंड एमसीक्यू। अब जो सेकंड एमसीक्यू है वो हम लिख लेते हैं पहले। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 2 यानी एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 2 में क्या दिया गया है हमें, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। साइड्स के जो भी रेक्टेंगल के जो साइड्स है उसका हमें क्या दिया गया, एरर दिया गया जो कि 1% है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसने क्या पूछा है हमें, मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया। तो बच्चों क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज नथिंग बट दी L1 इंटू L2। ये क्या हो गया, L1 और L2 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, साइड 1 इंटू साइड 2, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है रेक्टेंगल्स का एरिया होता है। तो हमें क्या पूछा गया है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया। तो ये किस में दिया गया है, ये दिया है हमें परसेंटेज में। किस में दिया है, ये हमें परसेंटेज में। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, इन परसेंटेज एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें, इन परसेंटेज एरिया। एरिया भी किस में निकालना पड़ेगा हमें, परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। अब इसका जो परसेंटेज ऑफ एरिया का एरर जो है, एरर जो हो वो कैसा निकालेंगे हम, डेल ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज इसका, इज इक्वल टू, अब साइड 1 ले लो पहले, डेल L1 डिवाइडेड बाय डेल L बराबर, सॉरी यहां पे डेल L नहीं आएगा, डेल L1 डिवाइडेड बाय L1 इंटू 100 इंटू क्या होगा, अब ये इंटू नहीं आएगा। देखो बच्चों अब हमने क्या देखा था, जब हम लोग परसेंटेज ऑफ एरिया का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशंस वगैरह देख रहे तो हमें क्या पता था कि जब भी इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो क्या होगा, उसका एडिशन होगा। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे एडिशन आएगा। वो हो गया डेल L2 डिवाइडेड बाय L1 इंटू 100, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। अब सिंपल बात है, अब एरिया साइड ये रहो या ये रहो, उन्होंने हमें कॉमन में बता दिया है कि साइड्स ऑफ एरर कितना है, 1% है। तो क्या होगा, ये इसकी टोटल वैल्यू होगी 1% प्लस इसकी टोटल वैल्यू होगी 1%। तो ये 1 + 1 क्या हो गया, ये हो गया 2%। तो ये बच्चों ये देखो हमारे ऑप्शंस में कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ए क्या बता रहा है 1%, बी क्या बता रहा है 1/2%, सी क्या बता रहा है 2%। यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये जो 2% है, ये 2% हमारा ये वाला जो है, ये वाला होगा हमारा आंसर। तो ये जो सी है
ये सी को लिख देना है या राउंड कर देना है, सिंपल। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में का तीसरा एमसीक्यू देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना एमसीक्यू, वो बहुत आसान आहे. त्याच्यामध्ये सरळ आणि सिंपल विचारलेला आहे की जे युनिट लाईट इयर हे कशाचं युनिट आहे. तर परवा आपण लाईट इयर ज्यावेळेस आपण बघितलं त्यावेळेस आपण हे बघितलं मेजरमेंट ऑफ लेंथ मध्ये बघितलं. ज्यावेळेस आपण पॅरलॅक्स मेथडचा अभ्यास केला, डिस्टन्स जे लांबचे आहेत ते काढण्यासाठी आपण बरेच प्रयत्न केले की पॅरलॅक्स मेथड कशी वापरायची, काय वापरायची. आपण वेगवेगळे ग्रहांवर सुद्धा त्यावेळेस गेलो होतो. तर सिंपल या क्वेश्चनला एक साध्या पद्धतीने समजून घेऊ. ये जो लाइट ईयर है ना, लाइट ईयर ये किसका यूनिट है. सबसे पहले बोलो ये जो टाइम आता है ना, टाइम का यूनिट क्या है बच्चों, सेकंड है. ये जो मास है ना, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है. डिस्टेंस का यूनिट क्या है, ये मीटर है. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है. बराबर है. अब मुझे बताओ, मैंने आपको हिंट दी थी कि लाइट ईयर हम लोगों ने कहां पढ़ा था, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर पढ़ा था. ऑब्वियसली तो ये जो लाइट ईयर है ये किसका यूनिट होगा, ये यूनिट होगा डिस्टेंस का. तो लाइट ईयर होता क्या है बच्चों, एक्चुअली लाइट ईयर होता है कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैवल. तो लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर सिंपल है, एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस with the help of light year. That means light year simply the unit of distance. Now let us move towards the number 4th MCQ. ये जो 4th वन MCQ है ना बच्चों, ये 4th वन MCQ क्या पूछ रहा है हमें कि डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जीवाई होना चाहिए, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर द सेम एज, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, नीचे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है उसके सिमिलर ये चारों में से किसकी डायमेंशन ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी बोथ आर द सेम. तो बच्चों इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है. अब काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी किसमें हम लोग काउंट करते हैं, जूल में. तो ये वाला जूल है और इसमें फोर्स न्यूटन है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है. बराबर है. वर्क क्या है, वर्क जूल में आता है बच्चों. और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सिंपल हो गया, आंसर आ गया इसका वर्क. देखो फिर से बता रहा हूं, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, यूनिट याद होना चाहिए. क्या है डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जूल में काउंट करते हैं, फोर्स न्यूटन में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्क जूल में गिनते हैं. प्रेशर क्या है, प्रेशर भी हम लोग फोर्स अपॉन एरिया लेते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं. बराबर है. तो क्या करते हैं बच्चों, ये तो हो गया इजी. ये सर ये इसका भी यूनिट जूल है, इसका भी यूनिट जूल है, मतलब यही आंसर है. तो बच्चों क्या कर लेते हैं, ये आंसर है क्या नहीं, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दी डायमेंशन फॉर काइनेटिक एनर्जी के निकाल लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv² होता है. तो 1/2 का तो डायमेंशन नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये तो नंबर है. तो ये क्या है, मास है, तो मास को ले लो पहले m1. ये क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये जो हमारा वेलोसिटी होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और ये होता है L1t⁻⁻1 और इसका स्क्वायर है. बराबर है. तो ये क्या हो गया, 1 हो गया मास का, ये हो गया L2t⁻². तो सिंपली मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 2 इन लेंथ, 1 इन मास और -2 इन टाइम. चलो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का. बराबर है. अब क्या करेंगे हम लोग, हमें तो पता है आंसर वर्क है. कैसे पता है, चीटिंग की है क्या, नहीं, हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स के बराबर उसको समझ के हमने बता दिया कि आंसर सी है. बस हम उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रूफ होना है ना, मरवाओगे आप प्रूफ ले लेके. चलो वर्क का निकालते. व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्क, वर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द फोर्स, हम लोगों ने देखा है
फोर्स बहुत बार निकाला है। क्या होता है फोर्स? 1 इन लेंथ 1 इन मास -2 इन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 1 इन लेंथ होता है। तो सिंपली इसको देखो, 1 और 1 क्या हो गया? ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया, ये क्या हो गया? -2 हो गया, बराबर है। वर्क क्या होता है? फोर्स गुणिले डिस्प्लेसमेंट असतं। फोर्सचा फॉर्म्युला आपण बऱ्याच वेळा काढलाय, त्याच्यामुळे आपल्याला त्याचं डायमेन्शन्स माहीत असायला हवं। काय डायमेन्शन त्याचं? 1 इन लेंथ 1 इन मास -2 इन टाइम। हे काय आलं? डिस्प्लेसमेंट आलं। डिस्प्लेसमेंट कशामध्ये मोजतो आपण? अरे सांग की, कशामध्ये मोजतो आपण? लेंथमध्ये मोजतो। म्हणजे काय आलं ते? 1 इन लेंथ आलं। म्हणजे काय झालं? हा एलचा घातांक 1 आणि हा एलचा घातांक 1, 1 आणि 1 2 झाले। Obviously 1 + 1 is nothing but the 2 and it is the L square. Similarly, what is here? M1, same right is here 1 M1 and this is t raised to -2 t raised to -2, and please compare these both. What is here? That is L raised to 2, also L raised to 2. What is M raised to 1? M raised to 1. What is t raised to -2? T raised to -2. That means that is kinetic energy. It is dimensionally equally work. What is? It is the dimensionally equal. It is the dimensionally equal for the work. So guys, it is all about the MCQ number 4. Now let us move toward to the 5. तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का जो 5th वन MCQ है वो क्या पूछता है हमें? Which of the following is not a fundamental unit? तो बच्चों सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स होते क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स उसको कहा जाता है जिसके हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स। तो और दिक्कत आ गई, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पता होना चाहिए ना। तो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है, उसको कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चलो ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। सेंटीमीटर क्या है? इट इज नथिंग बट द मेजर अ लेंथ। तो लेंथ के बराबर कुछ और का यूज हो रहा है क्या? हमें नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये है क्या? नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लगता है। सिमिलरली केजी फंडामेंटल है? ऑब्वियसली फंडामेंटल है। क्यों? केजी किसका यूनिट है? ये है मास का यूनिट है। ये किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। तो इसके साथ किसी और का यूनिट आया है कि मानो इसके साथ हेल्थ का आया हो, इसके साथ टाइम का आया हो, इसके साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आया हो? आया है क्या किसी का? नहीं आया है। तो ये ऑप्शन है क्या? नहीं है। लास्ट बट वन दैट इज द सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड जो हम बोलते हैं ना, तो सेंटीग्रेड जो है ना, तो ये जो सेंटीग्रेड है ये क्या है? इट इज नथिंग बट टू मेजर द टेम्परेचर्स ऑफ द एनी ऑफ द बॉडी। तो सेंटीग्रेड के अलावा किसी और का आया है यहाँ पे? नहीं आया है। तो इसका मतलब ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। इसके ऊपर फोकस करो बच्चों, नॉट कहाँ है। अब लास्ट वन बचा है। सर ये 3 गलत है, मतलब ये चौथा वाला करेक्ट है। हाँ बच्चों, चौथा वाला तो 100% करेक्ट है, लेकिन उसको समझ लेंगे ना। ऐसा करेक्ट होने से नहीं होता है। मानो बुक भी कभी गलती कर देता है, मानो क्वेश्चन बनाने वाला भी कभी गलती कर देता है। तो ओल्ड क्या होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर क्या है? ये है ओल्ट इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर कुछ भी मानो कांस्टेंट पकड़ लो या उसको एक आधा रेजिस्टेंस भी बोल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें वो नहीं देखना है कि वो क्या है। तो बताओ इसके अंदर कितने फिजिकल क्वांटिटी है? ये वाली एक है, ये वाली एक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोलता है? सिर्फ एक क्वांटिटी होनी चाहिए मेजरमेंट के लिए, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आ रही है बच्चों? 2 क्वांटिटी आ रही है। दैट मीन्स ये फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या? नहीं है। ये जो नहीं है ना, ये मैंने इसको बताया था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। आ गया समझ में? तो सेंटीमीटर फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ है। किलोग्राम फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ है। सेंटीग्रेड भी है? हाँ है। सिर्फ कौन सी वाली नहीं है? वोल्ट वाली नहीं है। तो क्या है? यहाँ पे सिंपली बताया जाता है कि जो ऑप्शन हमारा चौथा वाला आता है वो गलत आता है। अब क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड। चलो देखते हैं।
तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सेकंड का पहला वन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है हमें, आंसर्स दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप बोलोगे सर ये तो लेंदी वाले होंगे, आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे लोगे। टेंशन नहीं लेने का बच्चों, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और जहां पे मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार ए इज फार्दर देन स्टार बी, स्टार ए इज फार्दर देन स्टार बी, विच स्टार विल हैव अ लार्ज पैरेलैक्स एंगल। तो हमें सीधा सीधा पूछा गया है कि जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है हमें। यहां पे फार्दर कौन सा वाला है जिसका लार्जर एंगल हो सकता है, कौन सा वाला पैरेलैक्स एंगल। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो बच्चों कि हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो पैरेलैक्स एंगल होता है, ये पैरेलैक्स एंगल क्या होता है। पैरेलैक्स एंगल हमें पता है, ये जो पैरेलैक्स एंगल होता है ना, इट इज नथिंग बट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है, क्योंकि रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पैरेलैक्स एंगल है और जो डिस्टेंस है, ये दोनों का जब तक आपको रिलेशन पता नहीं चलेगा तब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि कैसे निकालते हैं। तो सिंपल रिलेशन हम लोगों को पता है क्या है, जो पैरेलैक्स एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, डिस्टेंस को। दैट मीन्स अगर पैरेलैक्स एंगल बड़ा होगा तो डिस्टेंस कम होगा, अगर पैरेलैक्स एंगल कम है तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, बड़ा हुआ होगा। तो हमें क्या बताया गया है कि जो स्टार ए है, ये वाला स्टार ए जो है वो कैसा है, फार्दर है किससे, स्टार बी से। मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्टार ए का इज ग्रेटर देन टू द डिस्टेंस ऑफ स्टार बी, डिस्टेंस ऑफ स्टार बी। तो ऑब्वियसली ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर ये बड़ा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बड़ा होगा। पूछा क्या है, विच स्टार विल हैव द लार्ज पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल किसका बड़ा है। तो ऑब्वियसली जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका पैरेलैक्स एंगल बड़ा होगा। तो सिंपल बात है। अब इसके अंदर इसका डिस्टेंस बड़ा है तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस बड़ा है, तो मींस इसका पैरेलैक्स एंगल कैसा होगा, कम होगा। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, दैट इज पैरेलैक्स एंगल ए इज स्मॉलर देन पैरेलैक्स एंगल बी, पैरेलैक्स एंगल बी। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सो स्टार बी हैव लार्ज पैरेलैक्स एंगल। बच्चों बहुत इजी है, समझ के ले लो। इसका आपको नोट्स प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। लेकिन सब होने के बाद, सब क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद एक पीडीएफ भेजूंगा आपको। मेरा जो भी वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको ये दे दूंगा, ठीक है। तो देखो फिर से समझ लेते हैं क्या पूछा है, स्टार ए इज द फार्दर देन स्टार बी। स्टार ए कैसा है, फार्दर है, दूर है किससे, स्टार बी से, बराबर है ना। विच स्टार विल हैव द लार्ज पैरेलैक्स एंगल, दोनों का रिलेशन क्या है, पैरेलैक्स एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर पैरेलैक्स एंगल बड़ा चाहिए तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां पे सॉल्व हो गया, डिस्टेंस ए का बड़ा है किससे, डिस्टेंस बी से। दैट मीन्स पैरेलैक्स एंगल किसका बड़ा होगा, स्टार बी का बड़ा होगा, बराबर है। उसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस स्टार ए का कैसा है, बड़ा है किससे, स्टार के बी कंपेयर से। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जिसका बड़ा होगा उसका पैरेलैक्स एंगल कम होगा। और हमें क्या चाहिए, पैरेलैक्स एंगल बड़ा चाहिए, मतलब डिस्टेंस कैसा चाहिए, कम चाहिए। डिस्टेंस किसका कम है, स्टार बी का कम है। डिस्टेंस किसका कम है, स्टार बी का कम है। तो उसका पैरेलैक्स एंगल कैसा होगा बच्चों, बड़ा होगा। ये था हमारा आंसर। देखो ये वाला आंसर इंपॉर्टेंट है, सो स्टार बी हैव अ लार्ज पैरेलैक्स एंगल। ये हो गया फर्स्ट वन। चलो देखते हैं सेकंड वन। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी एल इनटू रूट ऑफ एल जी। इसकी डायमेंशन निकालनी है हमें।
इसके अंदर यल दिया गया, यल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यल बी द लेंथ एंड जी बी द व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं x इज इक्वल टू एल इंटू रूट ऑफ एल बाई जी, बराबर है। तो ये क्या है, हमें x की डायमेंशन इसकी डायमेंशन निकालनी है, मतलब इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे डायमेंशन ऑफ x जो हमें निकालनी है वो, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ यल, यल क्या है, लेंथ है, बराबर है। और ये देखो, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, चलेगा क्या, बता दो मुझे, l डिवाइडेड बाय g रेस टू 1/2, ये स्क्वायर रूट है ना, तो इसको 1/2 में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब ये क्या हो गया, ये लेंथ है 1 इन लेंथ, ये भी क्या है, लेंथ है 1 इन लेंथ। g क्या है, g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको एक्सेलरेशन वाला ही डायमेंशन लगेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या था हमारा, L1 t रेस टू -1, फिर भी क्या है यहाँ पे एक और एक t1 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग L1 t रेस टू -1, और ये आ गया डिनोमिनेटर से ऊपर, ये ऊपर आ गया, हे छेदस्थानातून अंशस्थानात गेलं म्हणजे प्लसचं -1 झालं, म्हणजे यालाच मी असं लिहू शकतो का हो, L1 t रेस टू -2, L1 t रेस टू -2। आता याला मी असं लिहिणार L1 t रेस टू -2, हे पण इथं 1/2 आहे, म्हणजे इथं पण काय असेल ते 1/2 असेल, बरोबर। मग याला थोडंसं डिवाइड आणि रूल करू आपण, अंग्रेजोवाला जे इंग्रजांनी केलं ना भारतावर, इतिहास विसरले का पोरो, 1/2 इंटू 1/2, 1/2, डिनोमिनेटरला काय आहे, हे डिनोमिनेटरला हा घ्या सेपरेट करा 1/2, आणि हा इकडं यालाही सेपरेट करा, t रेस टू -2 इंटू 1/2, हा कॅन्सल झाला, एक उरला, हा आणि हा कॅन्सल करा, सिंपल पोरो, हा आणि हा कॅन्सल करा, काय उरल आपल्याकडे, न्यूमरेटरला 1 इन लेंथ, डिनोमिनेटरला -1 इन टाइम। काही जण तुम्हाला म्हणतील अरे हे असं कसं कट केलं इथं, हे असं चालत नाही, काही होत नाही बेटा, हे L1 आहे, मी याला सेपरेट केलं, हा t रेस टू -2 आहे, मी याला इथं सेपरेट केलं। बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला असं देतील, हा L1 आहे, हा L1 प्लस 1/2, म्हणजे हा झाला तुमचा, याचा डिनॉमिनेटर सेम करा, म्हणजे हे झालं तुमचं 3/2, मग हे 3/2 परत वरी आणा, हे झालं इथं, बघा इथं सॉल्व्ह करून देतो मी, हा वाला पोर्शन, हा वाला पोर्शन, हा इथं, मग हा वरी घेतला, म्हणजे हा काय झाला 1/2 झाला, बरोबर। मग काय होईल, L 3/2 प्लस 1/2, दोघाचा डिनॉमिनेटर सेम आहे, म्हणजे हा झाला 3/1 डिवायडेड बाय 2, चुकलं की हो, चुकलं की सर, अरे पोरो हे मायनस आहे, खाली प्लस आहे म्हणजे हे काय झालं मायनस आहे, हे इथं मायनस आहे, चुकते माझं पण कधी कधी, 3/2 मायनस 1/2 म्हणजे काय झाला, हा 3 - 1 डिवायडेड बाय 2, म्हणजे हा झाला 2 डिवायडेड बाय 2, 2 गेट विल बी कॅन्सल, उरलं 1, मी काय केलं तेच केलं, मीही तेच केलं। मग मला सांगा हे एवढं सोप्या पद्धतीने शिकवलेलं काही वाईट आहे का, नाही। चला बघू आता, L1 t रेस टू -1 हा कुठे डिनॉमिनेटरला आहे, याला जर लॉ ऑफ इंडायसेस नुसार जर याला आपण वर घेतलं तर हा -1 काय होईल, +1 होईल, दॅट इज नथिंग बट दी t रेस टू 1, अँड इट इज द डायमेन्शनल फॉर्म्युला फॉर दॅट क्वांटिटी, याच्यासाठी हा येईल L1 t1। सोप्या पद्धतीनं पोरो, इथं शॉर्टकट मारला आपण, असं सोडवायचं, असं सोडवा, असं सोडवायचं, असं सोडवा, कैसा भी छुड़ा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा खाना खाओ या ऐसा खाना खाओ, पेट ही भरने वाला है ना। चलो बच्चों, ये था सेकंड वन। नाउ अब देखते हैं थर्ड वन। नाउ लेट अस सी इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में का थर्ड वन देखते हैं क्या पूछा है इसके अंदर, डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और मीन परसेंटेज एरर। अब ये कंप्लीट थ्योरेटिकल है बच्चों, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा क्या होगा। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर की। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर देखेंगे, एब्सोल्यूट एरर देखेंगे। अब ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना, ये क्या होता है,
इट इज नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड ऑफ, 100 बार बोला था, 100 बार बोला था, क्या है ये? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसा लिखा था ना, याद होगा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू, it is the magnitude of difference between the mean value and each individual value, and each individual value, that is called as the absolute mean absolute error, that is called as the absolute error. क्या है absolute error? फिर से देखो बच्चों, क्या है? इसको कहा जाता है, it is the magnitude of, it is the magnitude of the difference between the mean value and the individual value of each one. अगर मुझे absolute error A2 का निकालना है तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, del A2 is equal to A mean minus A2. सिमिलरली अगर A3 का निकालना है तो वो होगा A mean minus A3. ऐसा मैं कहां तक निकालता हो सकता हूं? AN तक. तो A मीन माइनस AN, ये था हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर. देखो बच्चों फिर से एक बार, इट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ, परत एकदा सांगा बरोबर काय हे, काय आहे? मॅग्निट्यूड आहे. इट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द डिफरन्स, म्हणजे वजाबाकी आली. इट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ द डिफरन्स बिटवीन द मीन व्हॅल्यू अँड ईच इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू, ईच इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू. मग हे ॲब्सोल्यूट एरर आहे. मग ज्या वेळेस याचा आपण मीन घेऊ त्याला म्हणायचं मीन ॲब्सोल्यूट एरर. ज्या वेळेस आपण याचा काय घेऊ? मीन घेऊ. याचा काय घेऊ? मीन. द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल ॲब्सोल्यूट एरर, प्रत्येक ॲब्सोल्यूट एररचा जेवढे ॲब्सोल्यूट एरर आहेत त्याचा अरिथमेटिक मीन ज्या वेळेस आपण घेतो त्याला म्हणायचं मीन ॲब्सोल्यूट एरर. मग तो कसा असते? हे बघा, डेल ए मीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, म्हणजे सगळ्याचा मीन घ्यायचा. मग काय होईल? ते सिंपल असेल, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस 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 डेल AN डिवायडेड बाय N. हे झालं तुमचं सिंपल मीन काढण्याची मेथड. मग याला आपण कसं लिहिलं होतं पोरो? याला आपण लिहिलं होतं 1 डिवायडेड बाय N समेशन ओव्हर दी, हे समेशन आहे. याच्यामध्ये काय घेतलं होतं आपण? पहिले A रेज टू I घेतलं, I इज इक्वल टू 1 आणि कुठपर्यंत येतो? N पर्यंत आहे. मग हे काय झालं तुमचं? मीन ॲब्सोल्यूट एरर. इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल दी ॲब्सोल्यूट एरर. इट इज कॉल्ड ॲज दी मीन ॲब्सोल्यूट एरर ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी. आता काय बघायचं आपल्याला? रिलेटिव्ह एरर बघायचं आहे. काय बघायचं आहे? रिलेटिव्ह एरर बघायचं आहे. तर रिलेटिव्ह एरर काय आहे ते सिंपल बघू आपण. आता रिलेटिव्ह एरर आणि मीन पर्सेंटेज या दोन गोष्टी आपल्याला बघायच्या राहिल्या. आता रिलेटिव्ह एरर काय आहे? सिंपली व्हॉट इज द रिलेटिव्ह एरर? We know, we already studied about that relative error. So what is the relative error? Relative error, it is nothing but the ratio of, what is these relative error is nothing but the ratio of, ratio म्हणजे भागाकार त्यांचा, डिव्हिजन असते, सॉरी डिवाइड करतो आपण त्याला. ठीक आहे, काय आहे? इट इज द रेशो ऑफ डेल ए मीन टू द ए मीन. म्हणजे काय हो? म्हणजे काय की हा रेशो आहे कशाचा? डेल ए मीन. आपण आता बघितलं, इट इज द रेशो ऑफ मीन ॲब्सोल्यूट एरर टू द मीन व्हॅल्यू. परत एकदा, इट इज द रिलेशन ऑफ, किंवा सरळ घ्या, इट इज द रेशो ऑफ, रिलेशन पण म्हणू शकतो आपण, याचं आणि याचं भागाकाराचं रिलेशन, तसंही म्हणू शकतो. नाही तर म्हणताल सर चुकले, नाही, रिलेशन सुद्धा म्हणू शकतो आपण. सो लेट अस सी अगेन, वंस अगेन देखो इसको क्या कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ डेल ए मीन टू द ए मीन. दैट मीन्स इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to the mean value, that is called as the relative error. Now another one, what we ask, that is the mean percentage error. Mean percentage
एरर सगळ्यात सोपी डेफिनेशन काय, व्हेन रिलेटिव्ह एरर इज रिप्रेझेंटेड ॲज, हा रिलेटिव्ह एरर ज्या वेळेस आपण परसेंटेज मध्ये रिप्रेजेंट करतो, ये जो रिलेटिव एरर है जब हम इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है मीन परसेंटेज एरर। तो ये मीन परसेंटेज एरर क्या हो गया आपका, ये हो गया डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। कौन सा वाला, मीन परसेंटेज एरर। देखो बच्चों सिंपल है, कोई भी एक डेफिनेशन पकड़ लो, खींच लो उसको, सब मिल जाएंगे। माना कि सबसे पहले हमने मीन की देखी थी, वहां पे भी देखे थे ना, मीन की वैल्यू देखी थी, अकॉर्डिंग टू दैट एब्सोल्यूट एरर निकाला था, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर रिलेटिव एरर निकाला, फिर ये रिलेटिव एरर को हमने परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया, उसको कहा गया मीन परसेंटेज एरर। नाउ लेट अस सी अनदर वन फ्रॉम दैट क्वेश्चन टू, इट इज नथिंग बट द 4। Now let us move with the fourth one. What is say fourth one? Describe what is mean by the significant figures and order of a magnitude. Now let us see here. What we say describe करना है, सिर्फ definition नहीं लिखना है, इसको describe करना है। तो describe के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे प्रॉपर से। तो सबसे पहले आओ बच्चों क्या देखते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी सेम है। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था 15.43 का। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, डिजिट्स कितने हैं, 4 से, मैंने अभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोला है। इन दैट अब ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स है मेजरमेंट्स के, अबाउट विच वी आर सर्टन, हम लोग कहां तक सर्टन थे, यहां तक सर्टन थे, अबाउट विच आर सर्टन प्लस वन एडिशन डिजिट्स, द फर्स्ट वन विच आर नॉट सर्टन। देखो सबसे पहले क्या कर लो, ये हमारी सर्टन क्वांटिटी है, ये हमारी अनसर्टन क्वांटिटी है, ये नंबर हमारे सर्टन नंबर है, ये हमारे अनसर्टन नंबर है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो आपके सर्टन नंबर है प्लस उसके आगे का एक डिजिट ऐड कर लो, एक डिजिट ऐड कर लो जो कि कौन सा है, अनसर्टन है, और ये हो गया तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या हो गया तुम्हारा, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। अब ये वाला एग्जांपल देख लो, इसके अंदर आपका सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, ये वाला। क्यों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है कि जो आपके सर्टन नंबर है, सर्टन डिजिट है, प्लस उसके आगे का एक डिजिट जो कि बिलोंग्स करता है अनसर्टन से, उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये लिखना है वहां पे डेफिनेशंस। रूल्स देखो, इसके डिस्क्राइब करना है तो इसके रूल्स भी लिखना पड़ेगा। तो इसके रूल्स क्या कहते हैं, सबसे पहला जो रूल्स इसका बताता है ना, वो होता है ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ये वाला पहला। दूसरा वाला क्या था हमारा, ऑल दी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो, दो नॉन जीरो क्वांटिटी के अंदर, सॉरी डिजिट्स के अंदर, 1503 समझो ये वाला है, तो ये क्या है, ये जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में आया हुआ, ये भी क्या है हमारा सिग्निफिकेंट नंबर है। ये सेकंड वाला रूल बताता है। तीसरा वाला रूल क्या बताता है बच्चों, सिंपल, तीसरा वाला बताता है इफ द नंबर इज लेस देन 1, नंबर अगर 1 से छोटा हो, द जीरो और जीरोस ऑन द राइट डेसिमल के आगे, राइट डेसिमल के आगे जो भी पॉइंट होगा, और लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। लेफ्ट ऑफ द, देखो ये ऐसा वाला दिया था ना कुछ, तो हमने 0.0034, तो इसको मानो पकड़ लो कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है और कितने नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये क्या कह रहा है
कि अगर नंबर लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 है। द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट के जितने भी जीरोस है या डेसिमल के लेफ्ट में जितने भी जीरोस है ये सब कैसे हैं? नॉट, ये सब नॉन सिग्निफिकेंट है। ये सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं है। और जो चौथा वाला रूल्स है वो क्या बोलता है? सिंपल, द जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसके जीरो हो ऑफ द लास्ट नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा क्या है ये? ट्रिकी है। क्या बोल रहा है? द जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड्स, राइट हैंड साइड्स के जितने भी जीरो है किसके पहले? नॉन जीरो के पहले, वो सब के सब सिग्निफिकेंट है। डेसिमल की नहीं बोल रही यहां पे बात, सिंपल बोल रहे हैं हम लोग। मानो कि एक सिंपल एग्जांपल ले लो कोई भी जिसके अंदर डेसिमल के बाद जीरो है बट डेसिमल के पहले नहीं है, बाद में है, या कोई भी ऐसी वैल्यू ले लो जिसके अंदर 005 है, तो वो क्या कह रहे हैं कि 005 जो है उसके अंदर जो भी नॉन जीरो के पहले आए हुए जो जीरो है वो सब कैसे है? सिग्निफिकेंट है। बट यहां पे एक बात ध्यान में रखो, द नंबर मस्ट बी रिटन विद द डेसिमल पॉइंट। ये नंबर जो है आपके कैसे होने चाहिए? डेसिमल पॉइंट्स के अंदर होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सप्लेनेशन। क्या देखा इसके अंदर? डेफिनेशन देखी हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स की और उसके रूल्स लिख लिए। अब क्या है? अब ये है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये तो हम लोगों को पता है, सिंपल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? a इंटू 10 टू द पावर n। और ये जो a की वैल्यू है वो होनी चाहिए 0.5 से लेके 5 तक, 0.5 से लेके 5 तक। इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखा था, 6400 किलोमीटर, इसको हमने लिखा था 0.6400 इंटू 6.400 इंटू 10 टू द पावर 7, ऐसा कुछ तो हम लोगों ने लिखा था। यह था हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको 11 के कोई भी एग्जाम में पूछा जाए तो सिंपल क्या करना है? डिस्क्राइब, फिर सिग्निफिकेंट्स की फिगर्स लिखनी, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके जो 4 रूल्स है हम लोगों को वो देखना है, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला ये एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो अब क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन सेकंड में का 5th वन देखते हैं। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, ज्यादा इजी नहीं है, थोड़ा सा इजी है। चलो इसको देखते हैं। हमें क्या दिया गया है? इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ 2pq लिखा है, यानी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू दी गई है। एक है a प्लस और माइनस डेल a और दूसरी है b प्लस और माइनस डेल b। डेल a और डेल b क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों भी है हमारे मीन एब्सोल्यूट एरर है। और हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है a प्लस और माइनस b का। और उसके अंदर क्या दी गई? एक कंडीशन, शो दैट इफ z इज इक्वल टू a बाई बी। इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, चलो यहां से आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसको क्या दिया गया? z इज इक्वल टू a बाई बी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो a क्या है? a प्लस और माइनस डेल a है। a के अंदर इतना एरर है, b के अंदर इतना एरर है, तो ऑब्वियसली z में भी कुछ ना कुछ तो एरर होगा। तो इसको लिखेंगे हम z प्लस और माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस और माइनस डेल a डिवाइडेड बाय b प्लस और माइनस डेल b। चलो ये हो गया। अब इसके अंदर से क्या करो? ये z कॉमन निकाल लो बाहर। तो क्या करोगे इसको आप? ये z आ गया आपका बाहर, 1 प्लस डेल z डिवाइडेड बाय z, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, इज इक्वल टू a, इससे a निकाल लो, 1 प्लस और माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a, और ये इसका डिनोमिनेटर यहां पे ले लेंगे हम लोग b, 1 प्लस और माइनस डेल b डिवाइडेड बाय b। चलो यहां तक तो सिंपल एक चीज हमें समझ में आ गई। अब इसको अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं, देखो इसको अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं, z 1 प्लस डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b इंटू 1 प्लस डेल a डिवाइडेड बाय a,
बराबर डिनोमिनेटर को इसको हम लिखेंगे 1 प्लस और माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय बी। z इज इक्वल टू व्हाट इज a बाई बी, तो a बाई बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ पे z भी लिख सकता हूं। तो फिर क्या कर लेंगे हम लोग, इसको ऑब्वियसली कैंसिल कर लेंगे, ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास सिंपल ये वाली टर्म बची है जो कि 1 प्लस और माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू, ये क्या है 1 प्लस और माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a। फिर क्या लिखोगे डिनोमिनेटर को 1 प्लस और माइनस डेल b डिवाइडेड बाय b। अब क्या करोगे बच्चों, एक बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो बाइनोमियल थ्योरम क्या दिखाता है हमें, वो बताता है 1 प्लस एक्स रेस टू अगर n है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, प्लस हो माइनस हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेस टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और इसको ऐसा लिखते चले जाएंगे हम लोग। तो ये जो है नॉन न्यूमरेटर, सॉरी ये जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे आ जाता है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये जो b की वैल्यू है ना, b के वैल्यू को थोड़ा सा टर्न कर लेंगे। तो जब हम b के वैल्यू को थोड़ा सा टर्न कर लेंगे तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे प्लस a प्लस और माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस डेल a डिवाइडेड बाय a इनटू, अब क्या आ रहा है बच्चों, डिनोमिनेटर को हम लोग ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑब्वियसली साइन तो चेंज होगा ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो होगा 1 माइनस और प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग माइनस है वैल्यू, हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, तो वहां पे माइनस प्लस आ जाएगा। अब उसको ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, वो 1 को कॉमन को बाहर ला लेंगे, सबको बाहर ला लेंगे। देखो क्या होगा, ये 1 यहाँ पे हो गया, प्लस और माइनस डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो, क्या होगा सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ये 1 माइनस और प्लस को इधर ले लो, तो क्या होगा, अब देखो वैल्यू देखो कैसे कैसे आएगी, ये हो गया बाजू में आ गया, ये हो गया डेल बी डिवाइडेड बाय बी, बराबर है। यहां तक तो हमें कोई भी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक देखो। अब ये हो गया प्लस 1 माइनस और प्लस डेल बी डिवाइडेड बाय बी, तो ये आएगा यहां पे डेल ए डिवाइडेड बाय ए। लेकिन बच्चों यहां पे जो आएगा ना, वो आएगा प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा। वो किस में आएगा, प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर से करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी जो कि ब्रैकेट के अंदर आएगी। हम लोगों ने ये ऑलरेडी सॉल्व किया है, डेल बी डिवाइडेड बाय बी इंटू डेल ए डिवाइडेड बाय ए। और ये वैल्यू कैसी थी हमारी, निग्लिजिबल थी, यानी उसको कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर उसका देखो 0.01 और 0.01 का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो उससे और कम आएगी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। तो ये क्या होगा, हमारे लिए निग्लिजिबल होगा। तो ये और ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, डेल z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू, अब इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, डेल a डिवाइडेड बाय a प्लस और माइनस डेल b डिवाइडेड बाय b। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। देखो सिंपल, z इज इक्वल टू a बाई बी लिखा, a के अंदर कितना है वैल्यू है, एरर के साथ उसकी a प्लस और माइनस डेल a यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली b की जो डिनोमिनेटर में वो लिख दी। इसके अंदर से क्या किया हमने, z कॉमन ले लिया, जो आ गया 1 प्लस डेल z बाई z। अब ये कॉमन निकालने की मेथड बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। इसको सिंपल से पढ़ाई करना, बहुत सिंपल से पढ़ाई करना, इसको बहुत ईजी है। a इन ब्रैकेट 1 प्लस और माइनस डेल a बाय a, इसमें से a निकाल लो, इसमें से b निकाल लो। अब लोगों को पता है कि जो z की वैल्यू है वो a बाई बी है। ये z को a बाई बी लिखो या a बाई बी को z लिखो, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो ये हो गया 1 प्लस डेल z बाई z। अब ये जो है ये नीचे का ऊपर ले लो, बाइनोमियल थ्योरम, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया था आपको। तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में का 6th वन, जो बहुत इजी है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में का जो 6th वन है ना, वो क्या पूछ रहा है हमें, डिराइव द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने के लिए बोल रहा है। उसके अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बच्चों, वो बोल दो कि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², बराबर है।
ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसके अंदर का जो m है उसने उन्होंने बता दिया है, m क्या है हमारा मास है और v क्या है हमारा वेलोसिटी है। तो 1/2 क्या है कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये तो हमें डिराइव करना है, ये हमें डिराइव करना है, ये मैंने पहले लिख दिया लेकिन ये हमें डिराइव करना है, ये वाला निकालना है। चलो इसको मिटा ही देता हूँ, नहीं तो और बोलोगे सर पहले ही डिराइव कर दिया आपने, आंसर हो गया खत्म हो गया, नहीं होता। चलो अब एक बात तो हमें पता है जो कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके किसके अकॉर्डिंग बोला उसने, मास और m और v के रिलेटेड। लेकिन हमें पता नहीं है ना m का पावर कितना हो सकता है और v का पावर कितना हो सकता है। तो हम इसको ले लेते हैं m टू दी a v टू दी b। कहीं पे x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, या मराठी में याला अ पण लिहू शकतो, याला ब पण लिहू शकतो, काही बी लिहा, आपल्याला इथं काढायचं आहे महत्वाचं। चला आता पुढे बघू। आता ही जी कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू करायचे आपल्याला, हे इज इक्वल टू कधी करता येईल, ज्या वेळेस आपल्याला हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा सिम्बॉल काढून त्या ठिकाणी एखादा कॉन्स्टंट घ्यावा लागत नाही तोपर्यंत ते आपल्याला काढता येत नाही। चला याला काढलं आपण बाहेर, के इज नथिंग बट दी m रेस टू a v रेस टू b, बरोबर सिंपल। आता कायनेमॅटिक एनर्जी काढत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्याला होमोजिनिटी प्रिन्सिपल माहीत असायला पाहिजे। होमोजिनिटी प्रिन्सिपल काय म्हणते की डायमेन्शन ऑफ कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दी डायमेन्शन्स ऑफ दिस वन, होमोजिनिटी सांगते। मग अकॉर्डिंग टू दॅट आता कायनेटिक एनर्जीचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, काय आहे हो, सिंपल फॉर्म्युला आहे, मी आता लिहिलं होतं नाही mv², मग त्याच्यानुसार काय येईल l टू दी 2 m टू दी 1 t टू दी -2, बरोबर आहे का रे पोरो, माझंही चुकू शकते बरं एखाद्या वेळेस। काय होतं mv² होतं, म्हणजे मास एकदाच येणार, v काय असतं मीटर पर सेकंद, म्हणजे हे एकदा येणार मीटर पर सेकंदची लेंथ एकदा, पण त्याचा स्क्वेअर आहे v² आहे आणि t डिनॉमिनेटरला होता त्याचाही स्क्वेअर आहे म्हणून t⁻⁻1 आहे। आता ही क्वांटिटी बघू आपण, इकडची के बाहेर घ्या, कॉन्स्टंट आहे m रेस टू a v रेस टू b। m काय पोरो मास आहे, m काय आहे मास आहे, इथं मास कितीदा आहे एकदा आहे, म्हणजे मी काय लिहू शकतो a इज इक्वल टू 1 लिहू शकतो, ऑब्व्हियसली सिम्पली मी लिहू शकतो। आता b बघा, b वेलोसिटीचा आहे, म्हणजे v काय आहे b इज इक्वल टू काय येईल तुमचं -2 येईल, बरोबर आहे का, नाही हे +2 येईल, कारण काय वेलोसिटी थोडंसं ट्रिकी आहे, इथं वेलोसिटी कसा आहे थोडासा ट्रिकी आहे का, कारण वेलोसिटी हा 2 आणि -2, पण त्याचा मॅग्निट्यूड ज्यावेळेस आपण रिप्रेझेंटेटिव्ह करू त्याच्या संदर्भात तर आपल्याला तो घ्यावा लागतो प्लसमध्येच। मग b ची व्हॅल्यू काय झाली 2 झाली, मग मला सांगा सिंपल काय होईल, हा l टू दी पॉवर 2 m टू दी पॉवर 1 t टू दी पॉवर -2 इज इक्वल टू k इन ब्रॅकेट m टू दी पॉवर 1, म्हणजे मास एक वेळा, कारण हा आहे ना हा m काय मास इंटू वेलोसिटी, म्हणजे हा 1 वेळा आणि वेलोसिटी 2 वेळा, म्हणजे हे झालं तुमचं कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इंटू mv²। हे सिंपल झाला तुमचा इथं फॉर्म्युला, आणि हे काय झालं तुमचं सॉल्व झालं ह्या ठिकाणी आन्सर ह्या 6व्याचं। सो गाइज आय थिंक वी already solved these type of the questions in the theoretical explanation। असे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ना आपण theoretical explanation मध्ये ऑलरेडी बघितलेले आहेत। सो गाइज आय होप दिस इज अंडरस्टूड व्हेरी वेल फॉर our books according to that। So guys, thank you so much for watching such kinds of the exercise videos, and इसके आगे का जो पोर्शन है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लो, हमें लाइव जाना है, लाइव जाने के लिए सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे।